अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। दुनिया भर में जिस अंदाज से तब्दीलियां हो रही हैं, नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए दोस्त बन रहे हैं, और कहा यही जाता है कि जहां पॉलिटिक्स की बात हो तो वहां पे कोई हतमी दोस्त नहीं होता और कोई अबदी दुश्मन नहीं होता। दुनिया में जिस अंदाज से इस वक्त मामला चलते हुए नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि अब नए बॉन्ड्स बन रहे हैं, नए ताल्लुकात बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज से कुछ साल पहले जो कुछ नजर ना आया था, अब वो नजर आने लगा है। कुछ साल पहले ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान का जो रुख है वो ज्यादातर अमेरिका की तरफ झुकता हुआ है, लेकिन अब जो कि सूरत हाल है वो काफी वाजे हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान और रशिया के दरमियान जो मामला थे वो भी अब तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो मामला रहे वो तो अपनी जगह, लेकिन यूएई और सऊदी अरब के हवाले से भी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं वो भी अब मुख्तलिफ होती हुई नजर आ रही है। जहां पे इन दोनों ममालिक का झुकाव एक तरफ हिंदुस्तान की तरफ ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आता था, अब ये झुकाव कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। टर्की और यूएई के दरमियान के जो मामला हैं ये भी कदरे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यही जा रहा है कि इन तमाम तर कार्रवाइयों के पीछे, इन तमाम तर नए इत्तेहाद के पीछे अगर किसी का नाम आता है तो वो है पाकिस्तान का नाम। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से इन तमाम तर मुस्लिम ममालिकों को एकजुट करने में किरदार अदा किया, और आज यही वजह है कि मुस्लिम उम्मा का जो एक फोरम है जिसको ओआईसी कहा जाता है वो फाल होता हुआ नजर आता है। ओआईसी का किरदार हम अरसे से देख रहे थे, लेकिन इस बार ओआईसी का जो किरदार नजर आ रहा है वो कदरे बेहतर और कुछ एग्रेसिव भी है। जहां पे मुस्लिम उम्मा की बात होती थी, जहां पे बात होती थी मुसलमानों के राइट्स के हवाले से, जहां पे बात होती थी मुसलमान मुल्कों को सपोर्ट करने के हवाले से, वहां पे हमने यही देखा कि ओआईसी के जब भी इजलास हुए वहां पे अक्सर खामोशी पाई जाती थी। और तो और सोने पे सुहागा ये कहा जाए कि पिछली बार जब ओआईसी का जो इजलास हुआ उसमें हिंदुस्तान के हवाले से भी बड़ी एक नई पेशरफ थी कि वहां पे हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन सुषमा स्वराज को भी इनवाइट किया गया, और खास तौर पे ये तासुर दिया गया कि हिंदुस्तान का अब एक बड़ा से होने जा रहा है ओआईसी में। लेकिन सूरत हाल तब्दील हो रही है। ये सूरत हाल की तब्दीली की वजह क्या है, और खास तौर पर जिस अंदाज से ओआईसी ने अपना एक दो टोक स्टांस दिया हिंदुस्तान में, जो कुछ इस वक्त मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, अकलियतों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हिंदुस्तान में मुस्कान के साथ हुआ, जो हिजाब के ऊपर मामला उठे, ओआईसी ने अपना रद्द अमल दिया। यह रद्द अमल हिंदुस्तान के लिए सख्त तो था लेकिन नया भी बहुत था। इस रद्द अमल के बाद आज हिंदुस्तान का तमाम तर मीडिया इस तरफ झुका हुआ नजर आता है कि कैसे ओआईसी को जवाब दिया जाए, और कहीं ना कहीं ओआईसी से गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात भी करेंगे, और हमें इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करें सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब कामरान साकी साहब। इन्हीं से जानते हैं कि ये ओआईसी का क्या मामला है जिसकी एक स्टेटमेंट पे हिंदुस्तान का पूरा मीडिया तिल मिला उठा है। कामरान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कामरान साहब, ये पहले तो बताएं कि कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। सालों से आप भी ऑब्जर्व कर रहे थे ओआईसी को, हम भी कर रहे थे। आज तक ओआईसी में मुसलमानों के राइट्स के हवाले से कोई बात निकल के इस क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आई जितनी इस बार देखने में आ रही है। देखिए, दो पहलू हैं इसके, मैं दोनों तरफ से देख रहा हूँ। एक तो देर आए दुरुस्त है। पहले इन्हें ख्याल तो आया कि भारत के अंदर जो अकलीतें बस रही हैं और अकलियत के अंदर, उन अकलीतों में मुसलमानों की भी एक बड़ी तादाद है और पाकिस्तान से ज्यादा आबादी में वहां पे मौजूद है। बिल्कुल ओआईसी को उनका कम से कम ख्याल तो आया, उन्हें याद तो आया कि वहां पे वो भी इंसान है और उन्हें कम से कम इंसानी हकूक जो है वो मिलने चाहिए। तो दूसरा ये है कि ये सिर्फ बयानबाजी तक है। ये आपकी बात दुरुस्त है कि कश्मीर के हवाले से और बहुत सारे मामलात के अंदर हमें माजरत के साथ ओआईसी की आंखों पे पट्टी बंदी नजर आती है। जो वहाँ पे रोजाना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां होती हैं, वहाँ निहत्ते नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है, जहाँ माओ बहनों बेटियों की जो है वो इज्जत रोजाना दाव पे लगती है, वहाँ पे खतरे में रहती है, वहाँ जो भारतीय जुल्म सितम है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ओआईसी तो इसके ऊपर, जैसे आपने कहा और खुशाइन करार दिया कि चले बयान तो आया, उसके ऊपर तो बयान तक देने के लिए जो है वो तैयार नजर नहीं आती। इस हद तक मैं समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले कहा कि देर आए दुरुस्त आए, चले कम से कम बयान तो दे दिया, कम से कम इतनी हिम्मत तो जुटाई कि भारत को जो है वो आंखों में आंखें डाल के कुछ कह सकें, या कम से कम एक प्रेस रिलीज की हद तक कह सकें कि यार आप जो कर रहे हैं जरा गलत कर रहे हैं, हमें इस पर तशवीश है। अब वो अलग बात है कि इस तशवीश का बयान की हद तक रहने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जरूरत ही समझती है कि ओआईसी के अंदर शामिल मुमालिक, चाहे वो खास तौर पर मुस्लिम मुमालिक जो हैं,
और इसके साथ साथ ये एक अलायंस बनाएं, उन लोगों तक अपनी बात पहुंचाएं जिनमें बासर मुमालिक हैं, जिन्हें इस खित्ते के अंदर जिनकी बात सुनी जाती है, उनके अंदर उन्हें भी शामिल किया जाए और दबाव बढ़ाया जाए भारत के ऊपर कि वो जुल्म और सितम से बाज आए, जो वहां पे मुसलमानों के साथ और दीगर अकलीतों के साथ, इवन कि सिखों के साथ भी जो रवैया अख्तियार किया जाता है, जो उन्हें मजहबी आज़ादी जो है वो अपने फेथ्स के ऊपर जो है वो अमल करने की नहीं है, उसके लिए वो दबाव बढ़ाए और इस बात को भारत को यकीनी बनाने के लिए कहे कि वो अपने दीन के ऊपर, चीजों के ऊपर अमल करना जो है उनके लिए कोई सख्ती नहीं होगी, कोई रियासत उनके आड़े नहीं आएगी। आरएसएस और ऐसी हथकंडे करने वाली दहशतगर्द तंजीमें जो है वहां पे मौजूद हैं, इंतहा पसंद तंजीमें मौजूद हैं, उन पे पाबंदी भारत जो है वो लगाए, फिर इसका कोई हकीकी मानों के अंदर हमें कोई फ्रूटफुल फायदा कोई नजर आएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कामरान साहब, लेकिन आप ये एक देख रहे हैं कि एक शिफ्ट जरूर आया है पिछले ओआईसी इजलास में, जहां जब पाकिस्तान में उससे कबल जो ओआईसी इजलास हुआ था उसमें हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की एक भरपूर इंटरफेरेंस थी। सुषमा स्वराज हमें ओआईसी इजलास में नजर आई और भरपूर प्रोटोकॉल दिया गया। अब टेबल टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ मामला तब्दील होते हुए नजर आए। ये एक सेटबैक है कि हिंदुस्तान जो काफी अरसे से अपनी लॉबिंग कर रहा था एक फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नजरिया डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब ये एक सेटबैक हुआ है हिंदुस्तान को। सेटबैक तो यकीनन हुआ है, चाहे वो किसी तरह से भी देख लीजिए, लेकिन ये एक दबाव का यकीनन नतीजा है कि जो गुज़श्ता इजलास और उससे पहले होने वाले इजलास के अंदर भी जो मुसलमानों के हवाले से ओआईसी मुसलमानों की नुमाइंदा तंजीम होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाती और कोई सिर्फ बयानबाजी की हद तक भी बड़ी मुश्किल हो जाता है उन्हें कोई स्टेटमेंट देना, और उसमें वो रिजर्व रहते हैं और उन्हें अपने मेंबर मुमालिक को अपने स्टेट्स और चीजें नजर आती हैं। उस हद तक उनके ऊपर क्योंकि दबाव था और ये दबाव उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी को भी खराब कर देता है कि जब आप इतने इजलासों के बाद भी अगर कोई काम, कोई आपकी आउटपुट नजर नहीं आती, तो इतने लाखों करोड़ों डॉलर लगा के आप इजलास बुलाते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि हम नुमाइंदा तंजीम है, हम हकूक और चीजों की बात करते हैं, हम ना सिर्फ मेंबर मुमालिक बल्कि इस्लामिक जो स्टेट्स हैं और इस्लामी जो मुसलमान जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ और उनकी बात तो उठाएंगे आलमी फोरम्स के ऊपर, ये उसी का फोरम है। तो फिर यकीनन आपको कुछ वो दबाव के नतीजे में भी मुझे लगता है कि आज उन्हें ये आज कल में जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की और इसका बयान दिया, तो ये उसी का भी नतीजा नजर आता है कि ताकि कहीं ना कहीं जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं कि चलें कोई कुछ करना शुरू कर दिया है, तो वो लोग अब ये तासुर लें कि अब ओआईसी एक्टिव हो गई है, अब ये मुसलमानों की बात करेगी। लेकिन बस मेरा अपना, शायद आप इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं कि नजरिया ये कि जैसे मैंने पहले कहा कि ये मुझे तो बयानबाजी की हद तक सिर्फ लग रहा है। ये बात कामरान साहब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आमतौर पर तासुर भी यही है कि एक हिंदुस्तान इतनी बड़ी मार्केट है जहां पे हर कोई चाहता है कि उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव रहे, और एक बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट भी हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ा एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन जिस अंदाज से ये रद्द-ए-अमल आया और एक रिएक्शन ओआईसी की जानिब से आया, हम ये देख रहे हैं कि इंडियन मीडिया की बौखलाहट वाज़ेह है, काफी ज्यादा तनकीद की जा रही है ओआईसी के हवाले से, और काफी ज्यादा जो जबान आप अगर सुने इंडियन मीडिया में जो इस्तेमाल की जा रही है उन ममालिक के हवाले से जो कि एक वक्त में बड़े करीबी समझे जा रहे थे, यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो वहां उनको तो हदफ तनकीद बना ही जा रहा है, बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि है ना, अब ओआईसी के मेंबर्स को समझने के लिए अब उन्हें आंखें खोल लेनी चाहिए कि इंडियन मीडिया उनके खिलाफ क्या ये एग्जैक्टली ये तो बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है। अब जो सारी उम्र उनकी गुलामी की तरह माजरत के साथ उन अपनी इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए जो वो करते रहे हैं, अब उन्हें अंदाजा हो जाना चाहिए कि असल में भारत उनके हवाले से, ओआईसी और उसके मेंबर मुमालिक के हवाले से क्या ख्यालात रखता है, उन्हें किस लेवल के ऊपर समझता है। ये अब ओआईसी को चाहिए ना उन चीजों का, उन रिपोर्ट्स का। अब ये 2-4 दिन के अंदर जो डेवलपमेंट हुई है वो मीडिया को, स्टेट मीडिया को भी मॉनिटर करे, उससे मॉनिटर करे और देखे और अपने फैसलों पे, अपने रवैयों पे ओआईसी नजरसानी करे और उसे देखे कि ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है जो पागलों की तरह कश्मीरियों के ऊपर इंडिया के अंदर जो बढ़ते हुए मुजालिम हैं अकलीतों के ऊपर उनकी बात करता है, बल्कि ये हकीकत के अंदर मौजूद है। और जब उसकी बात होती है तो आरएसएस और दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें जिन्हें भारतीय स्टेट की जो है वो सरपरस्ती हासिल है, वो क्या रवैया अख्तियार करती हैं। ये अब उसी का काम है कि इसे देखें। हम तो फिर भी बार बार रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं पाकिस्तान के जो अपने तौर पे भी, और एक पाकिस्तानी होने के हैसियत से भी और एक मुसलमान होने के हैसियत से भी हम तो इल्तिजा ही कर सकते हैं। हम तो उन लोगों के मज़ारे हैं, चाहे वो ओआईसी हो या सुपर पावरें हो, हम तो कोई फैसला उस तरह से करने के हक में है ही नहीं ताकत में कि हम कोई फैसला या डिसीजन कर सकें। ये तो हम अब उन्हें फैसला करना होगा कि अगर अपने इदारे की क्रेडिबिलिटी
को उन्होंने बचाना है तो उन्हें दबाव भी बढ़ाना होगा, और इन जैसे आप रिपोर्ट्स का जिक्र किया, इनके ऊपर खुद भी वो जैसा कहते हैं ना जी, चीफ जस्टिस खुद नोटिस ले, ये उन्हें खुद भी नोटिस लेना चाहिए इसके ऊपर इतना क्यों आया। लेकिन कामरान साहब होता है तो उसका रद्द-ए-अमल। कामरान साहब, आप तो इंडियन मीडिया को बड़े अच्छे से जानते हैं, करीब से जानते हैं, मुझे ये बात तो समझाएं कि इंडियन मीडिया का जो मौकफ है कंफ्यूज नहीं नजर आता। एक जाने वो कहते हैं कि पाकिस्तान माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका, पाकिस्तान की कोई स्टैंडिंग नहीं है, पाकिस्तान का कुछ नहीं है, तो दूसरी सांस में यह भी कहा जाता है कि ओआईसी को पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया, इमरान खान ने हाईजैक कर लिया। इस तरह की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट ये क्या बता रहा है कि क्या सोच इस वक्त हिंदुस्तान में पाई जा रही है? असल में वहां पे मीडिया के इतने चैनल्स और इतनी बड़ी तादाद है कि वो स्टेट जब उन्हें स्क्रिप्ट लिख के भेजती है एंकर्स को और टीवी चैनल मालकान को, और ना सिर्फ स्टेट बल्कि जो वहां पे आरएसएस जैसी दहशतगर्द तंजीमें, इंतहापसंद तंजीमें मौजूद हैं, जब वो स्क्रिप्ट लिख के भेजती हैं तो वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस तरफ चलना है। हमने हक और सच की बात करनी है जो इंटरनेशनल मीडिया और आजाद मीडिया कह रहा है, हमने उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करना है, हमने स्टेट की पॉलिसी को फॉलो करना है, या स्टेट की पॉलिसी के साथ साथ मिलती हुई इंतहा पसंदों और दहशतगर्दी को पॉलिसी को हमने फॉलो करना है। तो वो उसमें यकीनन उन्हें कंफ्यूजन मिलेगी। और आप आज भी अगर इस मौकफ को आप दोबारा से भी उन चैनल्स को मॉनिटर करेंगे तो आपको लगेगा कि कोई स्टेट की तरफ जा रहा है तो कोई इंतहा पसंदों का मौकफ आपको बयान करते नजर आ रहा है। और ये बुखलाहट का शिकार यकीनन वो शख्स होता है जो अचानक जिसके सामने हकीकत आ जाती है और आप उसे आईना दिखाने की कोशिश करेंगे तो यकीनन वो फिर अपने बाल सेट करने के चक्करों में पड़ने की बजाय आपके ऊपर करेगा जी कि ये जी शीशे में ये नुक्स आ गया है जी, ये हमें गलत असर बढ़ा रहे हैं जी, ये इमरान खान तो शायद लॉबिंग करने में कामयाब हो गए हैं जी, ये जी कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान एवं हर दफा ही करता है जी, ये फिर होता है। लेकिन अब इंडिया को भी समझ जाना चाहिए कि अब खबरें और चीजें रुकती नहीं हैं। अब ये मीडिया वार जरूर है, लेकिन इस तरह से आप अपने ही चैनल्स के ऊपर चीजों के ऊपर एंकर्स को प्रोग्राम्स करवा के और एनलमी बरादरी को ये पैगाम नहीं दे सकते कि ओआईसी और यूएन की करारदादें और चीजें जो हैं वो फजूल हैं और आपके लोग कुछ और चाहते हैं। वहां पे जो अक़लीतों के ऊपर जुल्म और सितम होता है वो आपका इनका मीडिया अगर इंडियन चैनल्स का नहीं भी दिखाएगा तो अब सोशल मीडिया का दौर है, चैनल्स का दौर है, लोग चले जाते हैं और चीजें हम तक पहुंच जाती हैं। लेकिन कामरान साहब, मुझे एक आखिरी सवाल का ये जवाब जरूर दे दें। एक वक्त था जब हम ये सुनते थे सेक्युलर इंडिया, शाइनिंग इंडिया। आज यहां पे हिंदुस्तान की क्या डेफिनेशन है जहां पे अगर कोई औरत अपनी मर्जी से हिजाब करना चाहती है उसके ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन अगर पूरे हिंदुस्तान में हम देखें तो तमाम तर फाशी, तमाम तर हम जिन्स परस्ती और इस तरह की तमाम तर खुराफातें ओपनली प्रमोट होती हैं, इनकी मीडिया के थ्रू प्रमोट होती हैं। वहां ये कौन सा कल्चर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि एक तरफ अपनी आजादी से आप अपने आप को ढांपना चाहें तो उसके ऊपर तो पाबंदी है, लेकिन और तमाम तो खुराफात के ऊपर खुली छूट है, बल्कि शाबाशी दी जाती है। सर जी, कौन से मंदिर के अंदर सर ढांक के जाने पे पाबंदी है? कौन सी पूजा करने के लिए या अस्थियां बहाने के वक्त जो है वो खास लिबास पहनने के लिए पाबंदी है? ये पाबंदियां अकलीतों के लिए हैं। बिल्कुल। ये बसने वाले वहां पे जो सिख बरादरी है, जो ईसाई बरादरी है, जो मुसलमान हैं, ये पाबंदियां उनके लिए हैं। मैंने फिर कहा कि ये बड़े हैं और हम लोग जो वहां पे अकलीतों में बसते हैं ये उनके मज़ारे हैं और हमें उन्होंने हुक्का शुक्का ढोने के लिए रखा हुआ है, आलमी बरादरी को दिखाने के लिए। बस वो उनके पास वही मीडिया की स्टेटमेंट्स और चीजें हैं कि यहाँ पे अकलीतें महफूज हैं। हकीकत वही है जो अब खुल के सामने आई है, जिसका ओआईसी ने जिक्र किया है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ये सिर्फ अलग अलग कवानीन है जो अकलियतों के लिए और हैं और जो अपनी उनकी हुक्मरान पार्टी है उनके लिए अलग है। वही आपको रवैये वहां पे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कामरान साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन तौर पे जो कुछ आपने फरमाया ये काफी हद तक दुरुस्त इस लिहाज से भी है कि अगर हम इंसानी तारीख देखें और अगर हम तमाम तर मज़ाहिब देखें तो तमाम तर मज़ाहिब में जो पर्दा है, जो हिजाब है, उसको एक खास अहमियत हासिल है। क्रिश्चियनिटी की बात करें, हिंदुइज्म की बात करें, सिखिज्म की बात करें, ये तमाम तर मज़ाहिब की बात करें तो वहां पे जो पर्दा है, हिजाब है, उसके लिए खास अहमियत और इस तरह की खवातीन को एक खास दर्जा दिया जाता है। क्रिश्चियनिटी की बात करें तो वहां पे नन्स जो होती हैं वो आपको अमूमन पूरे लिबास में नजर आती हैं और उनका किसी भी मतलब सिवाय चेहरे के कुछ और जिस्म का हिस्सा वाज़े नहीं हो रहा होता। इसी तरह अगर हम हिंदू मजहब की बात करें या दीगर मज़ाहिब की बात करें तो ये चीज़ सिर्फ मजहब की हद तक महदूद नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ पर सिर्फ ये उठाया जा रहा है
कि ये कैसा हिंदुस्तान है जो अपने आप को शाइनिंग इंडिया, सेक्युलर इंडिया जरूर कहता है, जहां पे हम जिस परस्ती को प्रमोट किया जाता है, जहां पे फहाशी को खुलेआम प्रमोट किया जाता है, जहां पे इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर धड़ल्ले से बॉलीवुड की मूवीज बनाई जाती हैं, लेकिन अगर पाबंदी है तो उस औरत के लिए जो कि अपनी मर्जी से अपने आप को हिजाब के अंदर ढांकना चाहती है। ये कैसा सेक्युलर इंडिया हुआ? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है बदलते हुए हालात के हवाले से। एक तरफ जहां दुनिया भर में हालात तब्दील हो रहे हैं, तो वहां पाकिस्तान में भी हालात बड़ी तेजी से तब्दील हो रहे हैं। यहां पे अगर कहा जाए तो अब सच बोलना मुश्किल होता जा रहा है। माजी में देखा कि कई बार सहाफियों को जदोकोब किया जाता रहा, सहाफियों को कई बार निशाना बनाया गया और कई बार टारगेट किया गया कि सच बोलने वाले तमाम तर लोगों को मुश्किलात उनके लिए खड़ी की जाए। लेकिन अब यहां पे जो सूरत हाल नजर आ रही है वो ज्यादा कशीदा होती जा रही है। चंद ही रोज में बड़े सारे मामलात नजर आ रहे हैं और यहां पे अफसोस की बात यह है कि ये जो तमाम तर कार्रवाइयां हो रही हैं, ये कहीं और से नहीं हो रही। ये कार्रवाइयां दरअसल जो की जा रही हैं वो उन्हीं ओहदेदारान की तरफ से की जाती हैं जिनका काम है कि मुल्क में अमन कायम किया जाए, जिनका काम है कि मुल्क में जो सच बोलना है उसको फरोग दिया जाए, करप्शन को रोका जाए। लेकिन यहां पे करप्शन इन्हीं तमाम तर महकमों में सबसे ज्यादा उरूज पे नजर आती है। हमने देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो भी जब मंजर आम पे आई तो इन्हीं तमाम तर बड़े इदारों का तस्करा था कि जिस तरीके से सरकारी इदारों में करप्शन उरूज पे है। और अगर इस करप्शन को अगर आप बेनकाब करना चाहें तो यकीनी तौर पे आपको डरना चाहिए, आपको घबराना चाहिए। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात तो अब सामने आ चुकी है और आया हो चुकी है। इसी हवाले से हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए सीनियर सहाफी तजियाकार जनाब MM आलम साहब मौजूद हैं। ये भी बड़ा दो टोक अंदाज में तजिया कहते हैं, सच बोलते हैं। इन्हीं का जरा तजिया लेते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है मुल्क में और ये जो वाकयात हैं ये किस तरफ मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं। MM आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर, आपने देखा कि चंद ही रोज में जो सूरत हाल तब्दील हो रही है, मुल्क में सच बोलना वैसे ही मुश्किल था, अब और मुश्किल होता जा रहा है। चंद दिनों पहले कुछ कुव्वतें और सामने आई, उन्होंने मामलात और कशीदा कर दिए। हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये अदम बर्दाश्त का माहौल क्यों इतना परवान चढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया मोहित साहब। ये 2 दिन में 2 बड़े वाकयात, एक ARY के एंकर पर्सन इकरारुल हसन जी प्रोग्राम सरेआम करते हैं और बहुत ही बहादुर निडर साफी हैं, और दूसरा आज का जो वाकया है मोहसिन बेग जो साबिक चेयरमैन है PTV के, तो इनके साथ जो वाकया हुआ है, अच्छा इन दोनों में रियासत इन्वॉल्व है। दोनों वाकयात में जो ज्यादती हुई है या कार्रवाई हुई है वो रियासत की जानिब से हुई है। तो इकरारुल हसन का जो वाकया है वो तो इंतहाई शर्मनाक वाकया है। अब देखें ना, वीडियो में जो इकरारुल हसन कह रहे हैं कि मुझे नंगा किया गया, मैं समझता हूँ इकरारुल हसन को नंगा नहीं किया, ये रियासत खुद नंगी हुई है कि एक आदमी रियासत की मदद कर रहा है। अगर हम आईन पाकिस्तान का मुताला करें तो उसमें हर पाकिस्तानी शहरी को ये मुतनब्बे किया गया है कि आप रियासत की मदद करेंगे, मुख्तलिफ अंदाज में मदद की जाएगी। तो वो भी रियासत की मदद करने के लिए गया था कि आपका एक इंस्पेक्टर जो है करप्शन कर रहा है और उसकी करप्शन के हमारे पास सबूत है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर दें। तो उसका होना तो ये चाहिए था कि इसको इकरारुल हसन को अप्रिशिएट किया जाता। उनके साथ बेईमाना तशद्दुद किया गया, इंसानियत सोच तशद्दुद किया गया। मतलब शर्म आती है वो सुनते हुए। इकरारुल हसन की अभी जो वीडियो जारी हुई है 2-3 घंटे पहले, उन्होंने पूरी तफसीलात बताई हैं। तो लेकिन MM आलम साहब ये बताएं ना, ये जो तमाम तर मामलात हैं ये नए तो नहीं है। हमारे कौन सा इदारा है जहां पे करप्शन नहीं होती? हम बेनकाब करते हैं, करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन करप्शन करने वाला ये जो टोला है, ये जो माफिया है, ये तो थकता नहीं है और इसकी कोई पकड़ नहीं है। जहां पे कोई पकड़ ना हो, कोई सुनवाई ना हो, तो ऐसे मुल्क में आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम करप्शन को रोकने के लिए इकदाम करें और उसको सराहा जाए? मुनीर साहब देखें, ये तो हम और आप तो एक सहाफी हैं, हमारे पास कोई फोर्स नहीं, ठीक है। एक इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान एक अच्छा नेक जज्बा लेके इस मुल्क में आए थे करप्शन खत्म करने के हवाले। जब आए तो उन्होंने भी देखा कि इस मुल्क में करप्शन का जो जाल है वो इतना गहरा है, इतनी जड़ें उसकी मजबूत हैं
तो वो शख्स भी शिकस्त मान गया और उसने भी हथियार फेंक दिए करप्शन के आगे। तो एक इकरार हुसैन या MM आलम या मुनीर के हमारी क्या मजाल है, लेकिन हमारा काम है करप्शन को उजागर करना, हम करते रहेंगे। खत्म हम नहीं कर सकते, खत्म हमारा काम नहीं है, लेकिन जब आप करप्शन की खत्म खात्मे की तरफ एक मुहिम चला रहे हैं, लेके चल रहे हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए था कि आप ऐसे इक़दाम करें, ऐसे कायदे कवानीन मजीद लेकर आए तरामीम, कि जो लोग सिर्फ सहाफ़ी नहीं, अगर कोई एक आम आदमी भी करप्शन की निशानदेही करता है, तो अक्सर देखा गया है, आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं कह चुका हूं कि अगर मिसाल किसी की शिकायत की जाती है SBCA में कि अभी फला आदमी वायलेशन कर रहा है, तो वो दरखास्त जो है ना उस वायलेशन करने वाले के पास पहुंचा दी जाती है कि इसको भाई चुप करा दो। तो ऐसा कायदे, जैसे भी एक बिल आया है, सिंध असेंबली में बिल पास किया गवाहों की प्रोटेक्शन का, विटनेस प्रोटेक्शन बिल पास हुआ। इस किस्म के बिल पास होने चाहिए, फिर उस पर अमल दरामद होना चाहिए, और जो लोग करप्शन की निशानदेही करते हैं वो तो मुल्क के खादिम है। लेकिन MM आलम साहब, आप कह रहे हैं बिल पास हो जाना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे ये तो बताएं, कार्रवाई कैसे की जा सकती है जब ये इदारे जिनका काम है मुल्क में अमन और अमान बरकरार रखें, इनका काम है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी को बहाल किया जाए, इस तरह के इदारे जब खुद मुलविस हों। आपने देखा होगा कि जब पिछले दिनों कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई, आप हमारे साथ प्रोग्राम में भी थे, उन बेशतर वारदातों में कहीं ना कहीं इन वारदातों का जो सरगना होता था वो कोई पुलिस अफसर होता था, जिसके ऊपर वैसे ही कई सारे मुकदमात होते थे। अब ये तो तमाम तर मामलात आपके सामने है। आज ये जिस अंदाज से एक नामवर सहाफी के साथ जो काम हुआ, मुझे ये तो समझाएं, एक आम आदमी इसके बाद क्या तस्वुर लेगा? वो आम आदमी कैसे सच बोलने की जसारत करेगा जब वो ये देख रहा है कि एक रेनाउंड सहाफी, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा इदारा, एक बहुत बड़ी मीडिया टीम मौजूद है, उसके साथ अगर ये हो सकता है तो आम आदमी तो वैसे ही कहीं आवाज नहीं उठा सकता। मैंने कहा ना, ये दोनों कार्रवाइयां जो हैं, मोहसिन बेग साहब की भी और इकरार हसन की भी, ये दोनों कार्रवाइयां रियासत की जानिब से हुई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कहीं करप्शन स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हों और वहां पे दहशतगर्दों ने या माफिया ने या ठीक है इन लोगों ने कार्रवाई की हुई है। नहीं, ये जो रियासत की तरफ से कार्रवाई हुई है, जो इकरार के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो एक इंटेलिजेंस का इदारा है, उस इदारे के अफसरान ने कार्रवाई की है। मोहसिन बेग साहब के साथ जो आज हुआ है उसमें कुछ गलती मोहसिन बेग साहब की भी है, लेकिन जिस अंदाज में छापा मारा FIA ने, FIA को अगर शिकायत थी मिली है तो उसका नोटिस इश्यू करते हैं। उन्होंने नोटिस इश्यू नहीं किया, डायरेक्ट कंप्लेन लॉन्च की, FIR लॉन्च की और छापा मार दिया घर पे, जिसका रिएक्शन है मोहसिन बेग साहब ने कार्रवाई की अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि एक दिन पहले वो देख चुके थे कि इकरार के साथ क्या हुआ है। मुमकिन उनके दिल में ये बात हो कि भाई मैं अगर प्यार मोहब्बत से गिरफ्तारी दे देता हूँ तो ये मेरे साथ भी वही करेंगे जो इकरार के साथ किया है। सही। तो मोहसिन बेग साहब का जो आज का रद्द-ए-अमल है ये बिल्कुल मुनासिब था। मैं समझता हूँ कि अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथियों को भी और साफियत तंजीमों को भी इसमें आगे आना चाहिए, साथियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अभी कुछ दिनों पहले मैं आपको एक इलाकाई साफी, तो बड़े साफी ने फोकस हो गए, एक बल्दिया टाउन में एक साफी है उमर खान, उनके बाबू भाई के नाम से मशहूर हैं, उन्हें मंशियात के झूठे मुकदमे में बंद कर दिया SSP वेस्ट ने। तो ये कार्रवाइयां जब हो रही हैं तो इससे जब तक के सहाफती तंजीमें और तमाम सहाफी मुत्तहिद नहीं होंगे, क्योंकि आप ऐसा लग रहा है कि आपके खिलाफ जो है ना ऐलान जंग हो चुका है। हुकूमत के सबर का पैमाना, जिस तरह से आज शहबाज गिल ने भी कहा कि हमारा सबर का पैमाना टूट गया है, तो ये अब कार्रवाइयां करेंगे। जहां कोई साफी बोलेगा या साफी लिखेगा या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कुछ बात करेंगे उस पर कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि 2 दिन के अंदर 3 बड़ी कार्रवाइयां, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया इन्होंने खान साहब को बुरा कहने पे, फिर मोहसिन बेग साहब को गिरफ्तार किया मुराद सईद के खिलाफ बात करने पर, इधर इकरार हसन को किया गया, और हद तो ये है कि तशद्दुद हो गया, सारी वीडियो सामने आ गई, जख्मियों के MLO बन गए, ना कोई FIR है और ना कोई गिरफ्तारियां, सिर्फ मौतली कर दी गई बस। और ये मौतली आपको बाखूबी अंदाजा है कि ये मौतलियां कितनी देर पा होती हैं और आखिरी में किस अंदाज से ये तमाम तर जो मौतलियां हैं एक बार फिर से नए ओहदों पे तैनातियों में तब्दील हो जाएंगी। ये तो ढका छुपा नहीं है किसी से। अभी 2-3 दिन पहले मैं एक वाकया बताता हूँ, तो जो MKM के MP मुजाहरे में जख्मी हुए थे जी, उनके सर पर डंडा मारने वाले हेड कांस्टेबल को मुअत्तल किया, 24 घंटे के अंदर वो दूसरे थाने में अपॉइंट हो गया और मीडिया की निशानदेही के ऊपर फिर इसको दोबारा सस्पेंड किया गया। और ये मौतली और बहाली का मरहला कोई छुप के तो नहीं होता MM आलम साहब, इसका प्रॉपर एक नोटिफिकेशन होता है, प्रॉपर इदारे से होता है, ऐसे तो नहीं किया जाता ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन देखें ऊपर तक भी जो है खराबी मौजूद है।
ऐसा नहीं है कि पुलिस के अंदर या FIA के अंदर इंटेलिजेंस इदारों में नीचे खराबियां ऊपर तक भी हैं। इन खराबियों को ऊपर से सही करना होगा। नीचे वाले खुद ब खुद सही होते हैं। नीचे वाले जो हैं वो लो प्रोफाइल होते हैं, उनका हौसला इतना नहीं होता है। अगर इकरार वाले वाकये की ले लें आप, जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ सबूत हासिल किए रिश्वत के, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती तो और नीचे के जितने भी करप्शन करने वाले इंस्पेक्टर थे खुद ब खुद खामोश हो जाता, खुद ब खुद दब जाते वो। लेकिन जब ऊपर खराबी मौजूद थी, ऊपर के खराबी वाले अफसर ने कार्रवाई की तो नीचे वालों को शेयर कर दिया, और नीचे वाले जब शेयर हुआ तो वही इंस्पेक्टर जिसकी बनाई गई थी वही उस पूरी टीम को मार पिटाई कर रहा था। उसकी मार पिटाई 11 का पूरा कमांड वही कर रहा था। तो ये लेकिन खराबी ऊपर से सही होनी है। इमाम आलम साहब, मैं यहाँ पे मैं खुद शायद बात करते हुए मुझे समझ नहीं आ रहा कि अल्फाज क्या इस्तेमाल करूं, क्योंकि अब तो डर ये है कि किसी की भी बारी आ सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं उठ रहा कि ये कुछ हो गया। सवाल यह है कि हमारे निजाम में ये जो बिगाड़ है, खराबी आज की मौजूद नहीं है, ये सदियों से चलती हुई आ रही है और ये अब मजीद गहरी होती जा रही है, ये मजीद जड़ पकड़ रही है। ऐसे माहौल में एक आम आदमी सच कहे तो कैसे कहे, एक सहाफी सच कहे तो कैसे कहे। कल का मैं आपको वाकया बता देता हूं, इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पे जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ये तमाम तर लोग ये बात जानते हैं कि इस वक्त जो कराची में तोड़फोड़ की जा रही है, इस तोड़फोड़ के बाद चंद ही दिनों में कुछ मामला सेटल होंगे और फिर नए रेट और नए निरखों के ऊपर वही सारे कुछ मामला होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो हमारे मुल्क का निजाम है, और अगर ये निजाम ऐसे ही रहा तो हम कैसे इसको ठीक कर पाएंगे, या कैसे तवक्को भी करें कि हमारे खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां ना हो। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो तोड़फोड़ आज की जा रही है, कल रेट बढ़ा के दोबारा इनको धन्यवाद भी दिया जाएगा, और फिर शायद 5-10 साल के बाद किसी को जोश आए, चीफ जस्टिस को आए या इदारे को आए, फिर ये शुरू हो जाएगा। ये सिलसिला हम बचपन से देखते आ रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। असल जो खराबी की जड़ है, देखें, हमारा अदालती निजाम है। मुनीर साहब, अगर हमें मेरे साथ कोई ज्यादती करे, सजा और जजा का कानून राइज होना चाहिए। मैं देखो ना, मेरे साथ कोई ज्यादती कर रहा हो तो मैं बजाय इसके कि मुनीर साहब की तरफ देखूँ, मुनीर साहब ये मदद के लिए आए, मुझे यकीन होना चाहिए कि मैं अदालत जाऊंगा और मुझे अदालत में इंसाफ वक्त पर और आसानी से मिल जाएगा। तो निजाम सही होगा। ज्यादती करने वाले डरेंगे कि यह आदमी अदालत जा सकता है मेरे खिलाफ, और मेरे खिलाफ कोर्ट से फैसला ला सकता है। यहाँ पे पोजीशन ये है कि अगर किसी अफसर को आप डराएं कि आप मेरा काम नहीं कर रहे हैं, आप जो हमारे साथ नाजायज कर रहे हैं, रिश्वत मांग रहे हैं, हम आपके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, तो कहेगा शौक से चले जाओ, जितना पैसा तुमने मुझे देना है इससे ज्यादा कोर्ट में खर्च कर बैठोगे, सही बात। मुझे ही देके मामला हल कर लो। ये खराबी हमारी जो ना अदालती निजाम की खराबी है बुनियादी। जब हमारा अदालती निजाम सही हो जाएगा तो हमारी एजेंसियां भी सही होंगी, हमारे इदारे भी सही होंगे, हमारी ब्यूरोक्रेसी भी सही होगी, हम भी खुद सही हो जाएंगे। हर चीज अपनी जगह पर आ जाएगी जब हमारा अदालती निजाम अपनी जगह पर आ जाएगा। हमारा अदालती निजाम अभी अलाइन नहीं है, बिल्कुल ठीक अलाइन करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमाम आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% मैं इसको एंडोर्स करूंगा कि जिस मुल्क में सजा और जजा का निजाम ठीक ना हो तो वहां पर इस तरह की कुव्वतें ना सिर्फ पनपती हैं बल्कि ताकतवर हो जाती हैं। और आज माजरत के साथ सच बोलने की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है। कहा जाए सच बोलना महज अपनी जान को दांव पे लगा देना है, तो ये बात गलत ना होगी। आज पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है और जिस रविश पे हो रहा है, ये तो क्लियर हो चुका कि आज अगर आप सच बोलते हैं तो आपको डरना चाहिए। आज जहां पे एक सहाफी के साथ जो कुछ किया जाता है, तो आम आदमी जिसकी शायद कहीं कोई रसाई नहीं, जहां पे वो कुछ आवाज नहीं उठा सकता, वो कैसे कुछ कह सकता है। वो तो फिर और डरेगा कि किसी भी छुपी हुई चीज को, कोई पोशीदा है या सरेआम जो कुछ हमारे मुल्क में बिगाड़ हो रहा है, उसको अगर हाईलाइट किया जाए तो वो यकीनी तौर पर डरेगा। उसका डरना जायज भी है, और क्यों ना डरे, क्योंकि जब सजा और जजा ना हो, जब ये हो कि करप्शन का बाजार उरूज पे हो और करप्शन में जो दाम है मन माने लगाए जाए, तो फिर ये सब तो होगा, और ये सब होता रहा है। इस वक्त जो कुछ सूरत हाल नजर आ रही है, यकीन तौर पे ये कहना बिल्कुल जायज़ है कि पाकिस्तान में जो सहाफ़ती तंजीमें हैं और जो तमाम तर लोग हैं जो सच के लिए काम करते हैं, सच के की सरबुलंदी के लिए कोशिश रहते हैं, उनके लिए मुश्किल वक्त ज़रूर है, और अगर सच बोलना है तो फिर कीमत तो चुकानी होगी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात हो रही है कि जिस अंदाज से पाकिस्तान में सहाफियों के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं राना अजीम साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और डायरेक्टर प्रोग्राम इन 92 न्यूज। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये महज इत्तेफाक समझा जाए कि 3 रोज में 3 बड़ी कार्रवाइयां होती हैं और जिसमें 2 कार्रवाइयां पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम सहाफियों के साथ होती हैं, ये महज इत्तेफाक है या कुछ और मामलात हैं इसके पीछे? देखिए, पहली बात तो मैं बड़ा क्लियर हम है इस मामले में कि आज़ादी सहाफत पर कदम नहीं लगना चाहिए, ना कदम लगने देंगे। और अगर किसी एंकर्स ने या किसी सीनियर सहाफी ने कोई ऐसी बात की है जो इन्हें नागवार गुजरी है हुकूमत को, तो उसके लिए एक तरीक़ेकार होता है, उस तरीक़ेकार को अडॉप्ट करना चाहिए। आपके पास यूनियंस मौजूद है, प्रेस क्लब मौजूद है, आप उनको बताएं कि आपके सहाफी ने ये किया है, और उसके बावजूद भी अगर वो नहीं होता तो फिर आप कानूनी कार्रवाई कानून से करते हैं। एक तो इस पर हम बिल्कुल शदीद मजम्मत करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी किसी सूरत में ऑन नहीं करेंगे कि कोई सहाफी किसी पर फायरिंग करे, कोई सहाफी जो है वो उसके हाथ में पिस्टल हो, कोई सहाफी जो है वो किसी भी ऐसे कौमी इदारे पे जो हमारे अदारे हैं उन पर हमला की कोशिश करे या उन पर फायरिंग करे। तो ये दोनों पहलुओं से हमें सोचना होगा। अगर मोहसिन बेग साहब से मेरा बड़ा एक जाती सा तल्लक है, इस वक्त ये वाकया हुआ तो सबसे पहले हमने ही इस पर मजम्मत भी की और इस पे हमने बिल्कुल खुल डुल के ये बात की कि ये वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे वो फुटेज सामने आई तो वो हमारे लिए भी एक शर्मिंदगी का बायस बनी। ऐसा हम समझते हैं कि अगर एक सहाफी बेगुनाह है और उसका कोई उसने कोई ऐसा काम नहीं किया तो पाकिस्तान की अदालतें मौजूद है, पाकिस्तान के सहाफती इदारे मौजूद है। जब आपको पता मैक्सिमम क्या हो जाना था, इन्होंने लेके जाना था, पूरे पाकिस्तान की सहाफती बरादरी इनके साथ खड़ी थी, उसने खड़े हो जाना था और फिर इनको या तो उन्हें रिलीज करना पड़ना था या अदालत जो है वहां से इंसाफ मिलना ही मिलना था। आमिर मीर साहब को जब गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले मैं ही पहुंचा था साइबर क्राइम में, और फिर हम लोग वहां बैठ के उनकी वहां पे शख्सी जमानत पे लेकर आए थे, इसलिए कि हम इससे बर्दाश्त नहीं करते ये आजादी सहाफत पे हमला है। लेकिन दूसरी तरफ फिर ये भी बिल्कुल क्लियर है कि किसी सहाफी के हाथ में पिस्तौल होना ये एक बाइसे तशवीश बात है। हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम जो है हमें ये हक तो हासिल है कि हम सच और झूठ को सामने लेकर आए, लेकिन ये हमें कभी ये हक ना हमें ये हक हासिल है ना हमें ये इजाजत है कि हम पिस्टल का इस्तेमाल करें, हम गिरफ्तार करने वाले के लिए आने वालों के सामने उन्हें फायरिंग करें, उनके किसी शख्स को हब्से बिजा में रखें, उसको तशद्दुद का निशाना बनाएं। ये किसी सहाफी का काम नहीं है और ना ये आजादी सहाफत जो है इसकी इजाजत देती है। राना साहब, ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सहाफियों का ये शोभा नहीं देता कि वो इस अंदाज से फायरिंग करे कानून नाफिज करने वाले इदारों पे, लेकिन जो अभी तक मौकफ सामने आ रहा है वो यही है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहें और ऐड करना चाहें कि जो कहा यह जा रहा है कि जो घर पे आए वारंट मौजूद नहीं थे और बिना वारंट के सिर्फ गिरफ्तारी की बात की गई और सादा कपड़ों में मलबूस एहलकार थे, इस वजह से शायद खौफ की अलामत में खौफ था जिस वजह से फायरिंग की गई, इस तरह के भी मामलात हैं या कोई प्रॉपर कार्रवाई कागजी कार्रवाई के साथ एफआईएन के घर तक पहुंची थी? देखिए, जिस वक्त हमने इस पे प्रोटेस्ट शुरू किया, जिस वक्त हमने इस पे आला काम से बात की तो फौरी तौर पर हमें सर्च वारंट जो है वो हमें भेजे गए और बाकी डॉक्यूमेंट्स भेजे गए कि ये देखें ये डॉक्यूमेंट्स है, उन्हें ये सब भी दिखाया गया। मान लें कि हुकूमत की तरफ से ये गलत होगा, हम इसको ज्यादा इम्कान रखते हैं ये गलत ही होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट देखें, एक सहाफी को पता होता है कि उसको उठाने के आने वाले कौन है। जिन लोगों ने किसी को दूसरे तरीके से अगवा करना होता है, जो जिनकी तरफ आपका मेरा इशारतन हम कह रहे हैं, वो दिन की रोशनी में नहीं करते, वो रात के अंधेरे में करते हैं। बिल्कुल सही। वो उस वक्त करते हैं जिस वक्त घर जाके नहीं करते, बिल्कुल जहां वहां पे स्टाफ मौजूद ना हो, उस वक्त करते हैं जिस वक्त उन्हें अपना टारगेट इजी नजर आता हो। जब दिन की रोशनी में आप किसी के घर जाएंगे और आप बकायदा उस वक्त जाएंगे जब वहां पे रश मौजूद होगा, तो नेचुरली तौर पे वो कोई ना कोई कानून नाफिज करने वाला अदारा होगा। और जब कानून नाफिज, इसका मतलब आप और करें, मैं जो बात मैं कहना चाहता हूं, या मैं सुबह से 2 टीवी चैनल में यही कह चुका हूं कि कितना टाइम मिला कि उस टाइम में पिस्टल भी आ गया, उस टाइम में फायरिंग का भी हो गया, उस टाइम में उनके लोग भी आ गए। इसका मतलब है टाइम अच्छा खासा मिला कि जिस टाइम में आपको पिस्टल निकालना पड़ा, आपको पिस्टल अंदर से लाना पड़ा, आपको अपने लोगों को इकट्ठा करना पड़ा, उसके बाद ये सारा वकूआ हुआ। तो ये एक लम्हा फिक्र है कि हमारी मूवमेंट ये है कि हम आजादी सहाफत की जंग लड़ते हैं, हम आमरीत के खिलाफ जंग लड़ते हैं, हम उन तमाम कुफ्तों के खिलाफ जंग लड़ते हैं जो सच लिखने, सच दिखाने, सच बोलने के रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं। लेकिन जब हमारे हाथ में पिस्टल की जाए कलम की जाए पिस्टल आ जाएगा, तो फिर आप मुझे सोचें हम किस जगह जाके डिफेंड कर सकेंगे, हम किस जगह जाके फाइट कर सकेंगे, हम किस जगह जाके अपना मुकदमा लड़ सकेंगे। वो एक बात ही पूछेंगे कि भाई आपके लोगों के पास पिस्टल क्यों आया, उनके बेटे ने किस तरह हवाई फायरिंग की, वो क्यों हवाई फायरिंग करते रहे, वो क्यों सीधी गोलियां मारते रहे। अगर एक शख्स प्राइवेट कपड़ों में था तो आपको 15 पे कॉल करनी चाहिए थी,
पुलिस आती वहां पे, पुलिस आके पकड़ती, ये कोई देहात तो था नहीं। और राणा साहब, मैं गलत नहीं हूं तो एफआई के कोई एहलकार भी जख्मी हुए इस तमाम तर कार्रवाई में? जी बिल्कुल हुए हैं जी, उनके एक एहलकार जख्मी है, एक पुलिस एहलकार जख्मी है, एक एफआईआर का एहलकार जख्मी है। उसके बावजूद, ये सारा कुछ होने के बावजूद, इस वक्त भी मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूं तो मैं एफआईए साइबर क्राइम लाहौर हेड ऑफिस जो है वहां पे मौजूद हूं, और क्योंकि हमें पता चला कि उनको लेके यहाँ पे आया जाएगा मौसम साहब को, तो हम यहाँ पे मौजूद ना, ताकि उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है उस पर कुछ जबर ना हो, उनके साथ कोई ज्यादती ना की जाए, उन्हें तशद्दुद का निशाना मजीद ना बनाया जाए, उनके खिलाफ कोई ऐसा गैर कानूनी काम ना किया जाए कि जिससे पूरी सहाफी बरादरी भी परेशान हो और उस पर वो भी परेशान हो। इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं ताकि जब वो आते हैं तो उस कानून के मुताबिक जो उनकी कार्रवाई वो करें, हम उस कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है उसका सामना करने के लिए तैयार है। वकला को भी लेके जाएंगे, सहाफियों को भी लेके जाएंगे, जिस चीज से पकड़ा गया है उस पर हम फाइट करेंगे, और जो हमारी गलती है उसके लिए हम सब शर्मिंदा हो सकते हैं। ये बहुत अहम बात है कि जो गलती है उस पर पशेमानी है, और यहाँ पे इस बारे में किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंस नहीं है कि कोई चीज अगर गलत इकदाम हुआ, चाहे वो एक बरादरी के एक शख्स से हुआ, एक सीनियर साहब से हुआ, तो उस पर किसी किस्म का ये नहीं है कि उसको इंडोर्स किया जाए, उसकी वाहवाही की जाए। और ये बड़ा जबरदस्त जेस्चर है। राणा अजीम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, और यकीनी तौर पर जो कुछ मामला निकल के सामने आ रहे हैं ये बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में आमतौर पर दो एक्सट्रीम्स अब नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहाँ जब कार्रवाइयां होती हैं तो ये कार्रवाइयां किस तरह से इंतकामी कार्रवाइयों में तब्दील हो जाती हैं, और जहां पे सही तौर पे कार्रवाइयां हो रही होती हैं वहां भी जो मामलात हैं वो बड़े मुख्तलिफ नजर आते हैं। इसी वजह से हमारे साथ एक और साहब ज्वाइन करें टेलीफोन लाइन पे, GM जमाली साहब, सीनियर सहाफी तजियाकार हैं। इनसे भी जरा जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सर ये बताएं कि ये आखिर क्या माजरा है कि दोनों अतराफ में सहाफियों को निशाना बनाया गया। एक तरफ इकरार हसन साहब का वाकया, दूसरी जाने मोहसिन बेग साहब का वाकया, 2 दिन में 2 बड़े वाकयात होते हुए नजर आ रहे हैं। देखें, पाकिस्तान फेडरल पुलिस समझती है कि दोनों वाकयात काबिल मजम्मत हैं। इकरार के ऊपर बदतरीन तशद्दुद भी काबिल अफसोस है। इसी तरह मोहसिन बेग साहब की गिरफ्तारी भी काबिल अफसोस है। हुक्मरानों को चाहिए कि वो तनकीद बर्दाश्त करने की आदत डालें। जब सियासत की जाती है तो सियासत में हमेशा सहाफी और मुखालिफ जमात के लोग तनकीद करते हैं। उस तनकीद पर इतना जोश और जज्बात में आकर मुकदमात कायम करना मैं समझता हूँ काबिल अफसोस अमल है। हुक्मरानों को अपने तर्ज हुक्मरानी पर गौर करना चाहिए। आज इनकी हुकूमतें कल नहीं होंगी, लेकिन अगर इन किस्म के वाकयात को ये जन्म देंगे तो मुस्तकबिल में फिर इनको भी इसी तरह के वाकयात से नबरदाज़बा होना पड़ेगा। देखिए, मुकाफात अमल है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सहाफी मुआशरे की आंख खिलाते हैं, उनकी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी नहीं होती। अगर किसी ने किसी प्रोग्राम में किसी के खिलाफ कोई जुमला इस्तेमाल किया है, उसका प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर तरीके से आप कार्रवाई करें, PFUJ को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन इस तरह जिस तरह आपने देखा कि मोहसिन बेग को FIA के लोग, ऐसा कैसे महसूस हो रहा था कि क्या वो आपको पुलिस लग रही थी जो फुटेज से हमें लग रहे हैं? एक सादा लिबास में लोग हैं, न जाने कौन लोग थे, हमें क्या पता। अगर FIR दर्ज की भी है FIA ने तो कम से कम उनको इन्फॉर्म किया जाता था। और अभी इन्होंने हाल ही में तरामीम की हैं कि जरूरी नहीं है कि FIR के फौरन बाद गिरफ्तारी की जाए। देखें, FIR का मतलब क्या है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगर आपके पास कोई फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आई भी है तो आप जामिया तौर पे तहकीकात करें उस रिपोर्ट की रोशनी में। अगर उसके मुताबिक कोई गिल्टी पाया जाता है तो यकीनन कानून नाफिज करने वाले इदारों को यह हक है कि वो अपनी कार्रवाई करें। लेकिन फौरन FIR के बाद गिरफ्तारी के लिए सादा लिबास में लोग भेजना मैं समझता हूँ मुनासिब अमल नहीं। लेकिन जमाल साहब, एक तरफ तो ये मामला है कि सादा लिबास में जो लोग थे मलबूस वो वहां गए, दूसरी तरफ मोहसिन बेग साहब की जानिब से जो फायरिंग का तबादला हुआ, ये इसके बारे में काफी सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। ये भी काबिले मजम्मत अमल है। मोहसिन बेग साहब को भी ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि सहाफी हमेशा कलम, माइक और कैमरे की जबान में बोलता है। सहाफी हमेशा पुरअमन रहता है। सहाफियों ने हमेशा पुरअमन तहरीकें चलाई हैं। मैं समझता हूं कि मोहसिन बेग साहब ने ये जो इकदाम किया है, पूरी सहाफी बिरादरी में भी इसकी तशवीश की लहर है, क्योंकि किसी सहाफी का काम हथियार के जोर पे नहीं होता। हम हर किस्म के हथियार के खिलाफ होते हैं, चाहे वो डिक्टेटर के जमाने में इस्तेमाल किया जाए, जमहूरी डिक्टेटर के जमाने में इस्तेमाल किया जाए, किसी लिसानी सियासी मजहबी जमात के रूप में इख्तियार किया जाए। साफियों का तो तुरंत जवाब यही है कि हम कुर्बानियां देना जानते हैं, हम तशद्दुद बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अमन अमान को अपने हाथ से नहीं जाने देते।
ये जो वाकया उन्होंने किया, हम खुद हैरान है कि ये इस तरह का वाकया कैसे हो सकता है। और जमाल साहब, ये भी तो एक तशवीश का करें। बाइस है ना कि सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि मोहसिन बेग साहब को एक वाफिर वक्त मिला, उन्होंने पहले पिस्टल निकाला, उसको अपने पास रखा, फिर पूरी एहतमाम के साथ फायरिंग हुई, और फिर अब ये भी सामने आ रहा है मामला कि ये भी ऐन मुमकिन है कि इनके खिलाफ दूसरे मुकदमात भी दर्ज किए जाएं, जो कि एक एहलकार जख्मी हुआ, उस हवाले से भी मुकदमात दर्ज किए जाएं। देखें, मुकदमा तो ये जितने चाहें ये हुकूमत दर्ज कर सकती है, हम उन तमाम मुकदमात की मजम्मत करेंगे, लेकिन मोहसिन बेग साहब ने जो असले का इस्तेमाल किया है, देखें हमें हमारे सीनियर्स ने अपने जिस्मों पर कोड़े खाए हैं, गोलियां खाई हैं, 237 से ज्यादा साफी इस मुल्क में शहीद हुए हैं। हमने हमेशा कुर्बानी देना सीखा है और अपने कुर्बानी के जज्बे से, अपनी लगन से अमन अमान पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन के साथ हमने हमेशा अपनी तहरीकें चलाई हैं, हमने जबर बर्दाश्त किए हैं, लेकिन कभी असले का इस्तेमाल नहीं किया। मुल्क में मैं समझता हूं कि शायद ये पहला इस तरह का वाकया होगा कि किसी साफी ने इस तरह हथियार का इस्तेमाल किया है, तो हम उसको भी काबिल अफसोस वाकया कहते हैं। देखें, हम अगर हमें हुक्मरानों के किसी रवैये से कोई तकलीफ है तो उसका भी हम तरीकेकार है कि हम अपने कलम के जरिए, अपने कॉलम के जरिए, अपने माइक के जरिए, अपने कैमरे के जरिए हम अपनी आवाज बुलंद करते हैं, और हम तो सिर्फ हुकूक की बात करते हैं, मजलूमों के हुकूक की बात करते हैं, हम मुआशरे में होने वाले वाकयात की बात करते हैं, जो भी हुक्मरानों के अच्छे या बुरे कारनामे होते हैं हम उनको उजागर करके आवाम तक पहुंचाते हैं। हमारा बिल्कुल ये काम नहीं है कि कोई हथियार की हम सियासत करें। मोहसिन बेग साहब को भी अपने रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए, वो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अफसोस का मकाम है, लेकिन हम हुक्मरानों की बात कर रहे हैं कि उनको तनकीद बर्दाश्त करने की आदत डालनी चाहिए। तनकीद कोई भी कर सकता है। देखें, तनकीद अगर आप पर नहीं होगी तो आप क्या अमनियत लाना चाहते हैं इस मुल्क में? जमाल साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए, आप ये बात समझ रहे हैं कि कुछ हुकूमत की पॉलिसी में शिफ्ट हुआ, 3 दिन में 3 वाकयात हुए हैं। एक जानिब ट्विटर के ऊपर पोस्ट करने पे एक शख्स को हुकूमत गिरफ्तार कर लेती है, दूसरी जानिब कराची में इकरारुल हसन जो सच को बेनकाब कर रहे हैं उनके हवाले से एक बड़ी कार्रवाई होती है। फिर मोहसिन बेग साहब की हुकूमत की पॉलिसी में कोई शिफ्ट आया है या महज ये इदारों के अपने अंदरूनी मामलात हैं, रियासत का इसमें कोई खास ताल्लुक नहीं है? देखें, इकरारुल हसन वाला वाकया तो हमें हुकूमत की कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रहा, और वो जाहिर सी बात है कि एक रियासती इदारे के अंदर दाखिल उन्होंने जबरदस्ती कोशिश की, तो वो हो सकता है कि रिएक्शन के तौर पर यह वाकया हो जो काबिल मजम्मत है। जहां तक आपने दीगर वाकयात की बात की, तो देखें, अगर आप पीटीआई के तमाम रहनुमाओं की जो 3.5 साल पहले की लैंग्वेज देखें तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती थी। अब उनको चाहिए कि दूसरे लोगों की भी जो एग्रेसिव अगर किसी के बारे में जबान इस्तेमाल हो रही है तो उसको बर्दाश्त करें। देखें, उस वक्त पीटीआई के इमरान खान साहब या इनकी हुकूमत के जमातों या जो आज वजीर हैं जो कल नहीं थे, अपोजिशन में थे, उनके खिलाफ तो इस तरह सख्त उस वक्त की हुकूमतों ने एक्शन नहीं लिए थे, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी या मुस्लिम लीग नवाज की थी। लेकिन मसला यही है कि इनसे तनकीद बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये पैनिक हो गए हैं। इनके इत्तेहादी, इनकी जो पार्टी के अंदर लोग थे, वो मुख्तलिफ लोगों से जो उनके मेल मिलाप हो रहे हैं, हम ये महसूस कर रहे हैं कि शायद ये पैनिक हो गए हैं। हम इनको से अपील करेंगे कि वो पैनिक ना हो, सियासत को सियासी अंदाज में चलाएं। सियासत के हवाले से अगर ये रियासती ताकत का इस्तेमाल करवाएंगे तो इनको ज्यादा नुकसान होगा। देखें, इस मुल्क में वैसे ही मुआशी हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि हमें इन मामलात पर फोकस करने की जरूरत है। अवाम बहुत परेशान है और हम लगे हुए हैं एक दूसरे की टांग खींचने के चक्कर में। तो इमरान खान साहब को, अपने तमाम पार्टी रहनुमाओं को ये हिदायत करनी चाहिए कि वो तहम्मुल का मुजाहरा करें, तनकीद को बर्दाश्त करें और तनकीद का जवाब मुस्बत अंदाज में दें, जो कि एक हुकूमत का काम है। इनके इक़दाम से तो लगता ही नहीं है कि ये आज हुकूमत है, ऐसा लगता है जैसे आज भी ये खुद को अपोजिशन समझते हैं। अब ये हुकूमत में है, हुक्मरान है, इनको बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए, अपोजिशन की हो या साफियों की हो, इनको पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहिए, चाहे वो इनको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सुनने का, बर्दाश्त का मादा इनमें होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जीएम जमाली साहब, आपने वक्त दिया। और यकीनी तौर पे जो सुनने और बर्दाश्त करने का मादा है, ये हुकूमतों का एक वतीरा होता है। हुकूमतों को ये एक चीज शोभा भी देती है कि जब वो तनकीद की जाए तो वो तनकीद को ना सिर्फ सुने बल्कि उसके ऊपर एक बेहतर अंदाज पर रिएक्ट भी करे, ताकि जिस मामले के ऊपर तनकीद की जा रही है, जिस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, वो इश्यूज को रेक्टिफाई किया जाए, ना कि रेक्टिफाई करने वाले शख्स को ही रेक्टिफाई कर दिया जाए। और माजरत के साथ यहाँ पे कुछ
वाकयात जो नजर आ रहे हैं ये इसी तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। ये महज कहा जा सकता है कि एक नई इब्तिदा हुकूमत की जानिब से जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सहाफियों का भी एक बड़ा किरदार इसमें सामने आता है कि अगर सहाफियों के ऊपर इस तरह के मामला आते हैं और अगर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं तो सहाफती तंजीमें और तमाम तर सहाफी इस तरह का जो रवैया है कि असले का जोर दिखाएं और असले से किसी भी शख्स को, खा वो लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसी का शख्स हो या कोई भी शख्स हो, उसको इस अंदाज से जख्मी करें, ये हमें शोभा नहीं देता। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।